हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे चुनाव, और चुनाव में हमने सर्वाधिक मत जीत प्रणाली को बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को हम देखें तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली तो हम समझ ही चुके हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व को समझने के लिए बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में हम एग्जांपल देते हैं इजराइल का। इजराइल में ये प्रणाली पाई जाती है। ये वास्तव में दो प्रकार की है। पहली वो जिसमें पूरा देश एक निर्वाचित क्षेत्र होता है। पूरा देश एक क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र होता है। और दूसरा जिसमें निर्वाचित क्षेत्र बांटे जाते हैं, अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र बांटे जाते हैं। तो ये दो प्रकार की वास्तव में है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को हम देखें तो ये क्या है? इसमें एक वोट उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की जाती है, और इस लिस्ट को चुनाव से पूर्व ही जारी कर दिया जाता है। जारी कर दिया जाता है। इजराइल की बात करें तो हम पढ़ रहे हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आपको याद रखना है, दोनों में आपको कंपैरिजन भी करना है। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली हमने बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से पढ़ी थी। आई होप आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आई होगी। अब पढ़ रहे हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये मोस्टली कहाँ है? बहुत सारे देशों में, लेकिन इजराइल का उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। इसके मुख्य रूप से कितने रूप हैं? दो हैं। एक प्रणाली जिसमें पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, और दूसरी प्रणाली वह है जिसके निर्वाचित क्षेत्रों को अलग अलग बांट दिया जाता है। अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों से अलग अलग उम्मीदवार आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि चुनाव से पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ सर्वाधिक मत जीत में भी चुनाव से पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती है। लेकिन इसमें अंतर क्या आता है वो देखें आप। ये उम्मीदवार निश्चित मात्रा में तय होते हैं, यानी कि इतने उम्मीदवारों की लिस्ट हर पार्टी जारी करेगी। फॉर एग्जांपल 50 उम्मीदवार खड़े किए तो प्रत्येक दल 50 उम्मीदवारों की सूची वरीयता क्रम से डाल देगा, इस तरीके से कि यानी कि हमारे को 40% वोट मिले तो यहां तक, 50% वोट मिले तो 25 उम्मीदवार ये वाले आएंगे, फिर इसके बाद मिले तो ये हमारे सरकार में शामिल होते जाएंगे। इस तरीके की एक सूची वो पहले ही जारी कर देते हैं। फिर पूरी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। पूरी पार्टी, आप देखें समानुपातिक में क्या था? पूरी पार्टी लड़ रही है। और सर्वाधिक में क्या है? उम्मीदवार लड़ रहा है। पार्टी बैकअप में है। चुनाव प्रचार में पार्टी आती है, स्टार प्रचार में पार्टी आती है, एजेंडा पार्टी का है, पॉलिसी पार्टी की है, सरकार की नीतियां हैं, वादे, मैनिफेस्टो, सब कुछ सरकार का है। लेकिन एक चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार एक ही आने वाला, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो वोट मिलेंगे वो किसे मिलेंगे? केवल पार्टी को मिलेंगे। किसको मिलेंगे? पार्टी को वोट मिलेंगे। जबकि सर्वाधिक मत जीत में चुनाव में कैंडिडेट को वोट मिल रहे थे, उम्मीदवार के नाम पर वोट मिल रहे थे, चाहे वो जाति के नाम पर मिल रहे हो, चाहे वो धर्म के नाम पर मिल रहे हो, चाहे वो संप्रदाय के नाम पर मिल रहे थे। समानुपातिक पद्धति में जो वोट मिलेंगे वो किसको मिलेंगे? पार्टी के नाम से मिलेंगे। और पार्टी कौन सी है? ये सब इनको देखकर वो क्या देने वाले हैं? वोट देने वाले हैं। दल को देखकर क्या देने वाले हैं? वोट देने वाले हैं। अब जितना परसेंट वोट इन्हें मिला, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी को 40% वोट मिला, किसी पार्टी को 30% वोट मिला, किसी पार्टी को 70% वोट मिला। 100 में तो इतने परसेंट होते ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जितनी मात्रा में परसेंटेज वोट उन्हें मिला है उतनी ही सीटें उनके पास आ जाएंगी।
फिर से देखना, उम्मीदवारों की लिस्ट इन्होंने कब जारी कर दी थी? चुनाव से पूर्व ही जारी कर दी थी कि ये उम्मीदवार, अगर हमें इतना परसेंट वोट मिला, 100% उम्मीदवारों की चुनाव लिस्ट जारी होती है, 100% कितने उम्मीदवार चुनकर आएंगे उनके नाम पहले ही जारी कर दिए जाते हैं। अब इनमें से कितना परसेंट वोट किस पार्टी को मिला, उतने लोग चुनकर आ जाएंगे। फिर से समझना, किसी पार्टी को 40% वोट मिले, वोट किसे मिले? पूरी पार्टी को। अभी भी ये तय नहीं है कि चुनकर कौन आएगा, तो इनमें से 40% सीटें निकाल ली जाएंगी। टोटल की कितनी सीटें? 40% सीटें निकालकर दे दी जाएंगी, और इनमें से वो 40% सीटों पर जितने लोग आए, जैसे एग्जाम्पल के लिए 20 लोग आए, तो ये 20 लोग क्या हो गए? जीते हुए उम्मीदवार हो गए। अब ये सरकार को चलाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, एक बार फिर से देखें, ये क्लियर होनी चाहिए। ये पूरी पॉलिटिकल साइंस आप जब तक पढ़ेंगे आपको ये परेशान ना करे, अभी इसका सॉर्ट आउट हो जाए। हम पढ़ रहे हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एग्जाम्पल इजराइल में है, इसमें उम्मीदवार लिस्ट क्या कर देता है? पहले ही जारी कर देते हैं, पार्टी पहले ही अपना नाम जारी कर देती है कैंडिडेट्स का, और फिर इसमें जितने भी कैंडिडेट है सारे मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और हमने एग्जाम्पल लिया पूरे देश का, पूरे इजराइल में पूरा दल लड़ेगा, एक दल पूरे इजराइल में चुनाव लड़ेगा। इसका ना कोई चुनाव क्षेत्र है, ना कोई उम्मीदवार है, ना कोई चेहरा है, सब चेहरे हैं। पूरी विचारधारा है, दल की विचारधारा साथ काम करेगी, संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। और पूरी पार्टी को कितना परसेंट वोट मिला, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो लगभग 40% बीजेपी के वोट शेयर हैं, तो 40% की जितनी सीटें इनमें से आएंगी वही सरकार चलाएंगे। बहुत सिंपल फंडा है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें दूसरा एक बिंदु बचा है, वो और देख लेते हैं। ये फैक्टर क्या है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। इसकी दो विधियां हैं। पहले में पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? एक निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। और इसमें चुनाव कौन लड़ेगा? एक दल लड़ेगा। एक क्या करेगा? इसमें क्या बना देगा? सूची बना देगा। और ये सूची कब दी जाएगी? पहले ही दे दी जाएगी, चुनाव से पहले ही दे दी जाएगी। ये पहले वाला सिस्टम है। इसमें पूरा देश क्या कहलाएगा? एक निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। इसमें पूरा दल मिलकर चुनाव लड़ेगा। अलग अलग दल, हर दल अपना पूरा क्षेत्र कवर करेगा। सूची पूरे देश के लिए होगी और जितना परसेंट वोट मिलेगा उतनी ही सीटें पूरे देश में उसको मिल जाएंगी। दूसरी व्यवस्था देखें। दूसरी व्यवस्था में क्या होगा कि यहां पर सीटें निर्धारित की जाएंगी क्षेत्र वाइज। जैसे ये चुनावी क्षेत्र हो गए, इनमें जैसे ये निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा एक निर्वाचन क्षेत्र, और इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए अब सूची जारी करेगी पार्टी। क्या करेगी? इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए ही सूची जारी करेगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग अलग सूचियां जारी होंगी। पूरी पार्टी मिलकर केवल इस चुनाव के लिए, इसके लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्य करेंगी। इस निर्वाचन क्षेत्र में जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे, इस निर्वाचन क्षेत्र से उतनी सीटें पहले से फिक्स हैं और उतने ही लोग चुनकर आ जाएंगे। यानी कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र ना बनाकर छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं। तो बस बड़े से छोटा रूप आ जाता है और छोटे से बड़ा रूप, दोनों सेम ही चीजें हैं। प्रत्याशी की सूची पहले से तय है, नया प्रत्याशी नहीं आएगा, उनमें से ही आएगा। कितना परसेंट वोटिंग का रहता है उसके अनुपात में उम्मीदवार आएंगे। यानी कि यहाँ उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जा रहा, परसेंटेज ऑफ वोट को मायने रखा जा रहा है और उतनी ही मात्रा में जीते हुए उम्मीदवार मान लिए जाएंगे। इन दोनों ही पद्धतियों को हम अंतर करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत जरूरी है दोनों पद्धतियों को समझना। यहाँ ये समझ में नहीं आई तो फिर कंफ्यूजन बना ही रहेगा। इसीलिए इसको बहुत आसान पद्धतियां बहुत आसानी से समझ में आ भी गई होंगी।
इनको हमने बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ लिया दोनों को। अब इन दोनों में अंतर समझते हैं। एक तरफ सर्वाधिक मत जीत प्रणाली जो ब्रिटेन और भारत में है, दूसरी तरफ समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो नीदरलैंड और इजराइल में पाई जाती है। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली पूरे देश में छोटे चुनावी क्षेत्र बनाए जाते हैं। आप जानते हो भारत में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, सांसद क्षेत्र हैं, या यूं कहें संसदीय क्षेत्र कहलाते हैं। आप जानते हो भारत में बहुलीय संसदीय क्षेत्र पाए जाते हैं। एक से ज्यादा उम्मीदवार भारत में चुनाव लड़ते हैं और उसमें से विजयी उम्मीदवार कैसा होता है, एक ही होता है। हमारे यहाँ एक संसदीय क्षेत्र से 10 लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। 20 भी लड़ सकते हैं, एक या एक से ज्यादा कितने भी लड़ सकते हैं, लेकिन विजयी उम्मीदवार केवल एक ही निकलकर यहाँ से आता है। तो पूरे देश में छोटे छोटे चुनावी क्षेत्र बनाए जाते हैं। ये चुनावी क्षेत्र जैसा कि इसमें पूरे देश को छोटे छोटे चुनावी क्षेत्रों में बांटा गया है, वैसे किसी बड़े क्षेत्र को हमने 2 प्रकार की समानुपातिक पद्धति पॉलिसी पढ़ी। इसमें किसी बड़े क्षेत्र को एक जगह बांटा जाता है या ये पूरे देश में छोटे छोटे क्षेत्रों को बांटकर फिर उसमें लिस्ट जारी कर दी जाती है। प्रत्येक क्षेत्र को एकल उम्मीदवार क्षेत्र माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ आमेर संसदीय क्षेत्र है, जयपुर ग्रामीण है जिसमें जयपुर ग्रामीण आता है, जयपुर शहरी क्षेत्र आता है। तो प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में से केवल एक ही उम्मीदवार जीतकर आएगा, बाकी उम्मीदवार सब हार जाएंगे। एक निर्विरोध भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। एक निर्वाचित क्षेत्र में से कई उम्मीदवार होंगे। हमने पहले ही देख लिया है कि पहले निर्वाचन सूची जारी होती है, उन निर्वाचन सूची में से यह तय किया जाता है कि कितना प्रतिशत वोट उन्हें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वोटिंग बहुत मायने रखता है, जबकि यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में एकल उम्मीदवार ही पाया जाता है। इसमें आगे देखें तो प्रत्येक क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार होगा। जैसे जयपुर ग्रामीण है, जयपुर शहर है, और यहाँ देखें तो एक निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार हो सकते हैं। बड़ी लिस्ट यहाँ पर जारी पार्टी करती है। हमने डिटेल से देखा था इजराइल में किस प्रकार से था, नीदरलैंड में किस प्रकार से छोटे छोटे क्षेत्रों में होता है। मतदाता प्रत्याशी को वोट मिलते हैं। अब आप जानते हैं हमने राज्यवर्धन सिंह जी को वोट दिया है, सीकर से सुबेदानंद जी महाराज को वोट दिया है, वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है, केरल के वायनाड से राहुल गांधी जी को वोट दिया है, अमेठी से स्मृति ईरानी जी को वोट दिया है, और ये सब जीते हुए प्रत्याशी हैं। तो इस पद्धति में हम मतदाता डायरेक्ट उम्मीदवार को वोट देता है। इसका पार्टी से लिंक जरूर होता है, पार्टी का मैनिफेस्टो जरूर होता है, लेकिन उम्मीदवार के नाम पर यहाँ मतदान होता है। यदि पार्टी बहुत अच्छी हो, उम्मीदवार गलत है, तब भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। पार्टी गलत हो, उम्मीदवार अच्छा हो, तब भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसीलिए यहाँ पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला उम्मीदवार होता है और मतदाता उम्मीदवार के नाम पर ही क्या देता है, वोट देता है। यहाँ का मतदाता पार्टी को वोट जब देता है तो पार्टी के नाम पर वोट देता है। यहाँ प्रत्याशी का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं होता कि उसके संसदीय क्षेत्र से कौन चुनाव जीत कर आने वाला है, उसके क्षेत्र से कौन निकल कर आने वाला है। यहाँ पर एक सूची प्रेषित की जाती है, उस सूची में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीत कर निकल कर आएगा। कम या ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। अगर हम सीटों की बात करें तो सीटें कम भी हो सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं। निश्चित अनुपात में सीटें कभी भी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। जैसे अभी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सीटें कम प्राप्त करती है और चुनाव हार जाती है, लेकिन बीजेपी सीटों में बहुत अच्छा निकल कर आती है, क्योंकि यहाँ उम्मीदवार बेस्ड कंडीशंस चल रही हैं और उम्मीदवार कहीं ना कहीं अपने कार्य से, अपनी छवि से, अपने बैकग्राउंड से चुनाव को सीधा प्रभावित करते हैं। कई उम्मीदवार करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, कई उम्मीदवारों पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव होता है, जातीय समीकरण नहीं बैठते, बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ता है। निश्चित अनुपात में ही सीटें मिलेंगी। यहाँ
जितना वोटिंग परसेंटेज होगा उतनी ही सीटें मिलेंगी। किसमें? समानुपातिक प्रतिनिधित्व में। ये फिक्स है, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है। आप जानते हैं 40% वोट शेयर मिला लेकिन सीटें कम मिली। इसका भी कारण हो सकता है। कारण क्या है कि जो जीत और हार का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है। जैसे एक को वोट मिले 1000 और एक को मिले 1001, विजेता तो हो गया। वोटिंग परसेंटेज केवल एक ही अंतर आएगा, यानी कि एक से भी कम का अंतर आएगा, लेकिन सीट बढ़ गई। यहाँ पर राजस्थान में यही हुआ कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज शेयर था वो ज्यादा रहा, किससे? कांग्रेस से, लेकिन सीटें क्या रही? कम। एमपी में भी यही हुआ कि बीजेपी को वोटों का जो परसेंटेज था वो मिला ज्यादा, लेकिन सीटें रह गई कम। तो यहाँ पर क्या है? कम या ज्यादा सीटें हो सकती हैं। परसेंटेज ज्यादा होने पर भी सीटें कम हो सकती हैं और परसेंटेज कम होने पर भी सीटें ज्यादा निकल कर आ सकती हैं। लेकिन यहाँ फिक्स है, जितनी सीटें होंगी उतने ही जितना परसेंटेज होगा उतनी ही सीटें निकल कर आएंगी। विजेता के लिए जरूरी नहीं है कि 50+1% का रेशियो हो, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा भारी काम है। यहाँ पर अगर देखें तो किसी भी विजेता के लिए सर्वाधिक मत जीत प्रणाली में पड़ोसी से एक ज्यादा का काम होता है। कहीं ना कहीं पड़ोसी से एक ज्यादा आगे अगर निकलते हैं तो ये सफलता का रेशियो बन जाता है। यहाँ पर क्या है? वोटों में बहुमत जरूरी होता है, और यदि वोटों में बहुमत नहीं है तो वो विजेता नहीं कहला सकता है। यह पद्धति यूके और भारत में पाई जाती है। यह पद्धति नीदरलैंड और इजराइल में पाई जाती है। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर से मैं आपको अंतर करके बताता हूं, एक एक बहुत ध्यान से समझना है। पूरे देश में चुनावी क्षेत्र कैसे होते हैं? छोटे छोटे। भारत में आपने देख लिया है, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी सीटें हैं। हर संसदीय क्षेत्र से केवल एक ही उम्मीदवार जीत कर आता है। इसमें या तो कोई बड़ा क्षेत्र, जैसे पूरे देश को 5-7 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, या फिर पूरा देश ही एकमात्र चुनावी क्षेत्र होता है। पूरी पार्टी वहां पर सूची बनाकर लड़ती है। प्रत्येक क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार जीत कर आता है, चाहे 50 उम्मीदवार हो, चाहे 5 और चाहे 1 या 2 हो, जीत कर हमेशा एक ही आएगा। एक है तो निर्दलीय हो गया, चुनाव की जरूरत ही नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा, चाहे कितने भी हो सकते हैं। 100 उम्मीदवार भी एक निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हो सकते हैं, लेकिन जीत कर कितना आएगा? केवल एक ही जीत कर आएगा। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार आते हैं। हमने देखा निर्वाचन क्षेत्र इसमें कैसे होते हैं? बड़े क्षेत्र होते हैं, और बड़े क्षेत्रों से बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पर जीत कर आते हैं। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। हम जानते हैं यहाँ उम्मीदवार के नाम पर वोट दिए जाते हैं। जनता सीधे प्रत्याशी को जानती है, अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ मानती है, विकास ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, इन पैमानों पर बहुत अच्छे से इसको तोलती है, और उसके बाद ये क्या देते हैं? वोट देते हैं। जबकि यहाँ पार्टी को वोट देते हैं, प्रत्याशी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। कम या ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। हमने अभी एग्जाम्पल देखा कि अनुपात के वोटों का जो परसेंटेज है उस हिसाब से ही सीटें मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजस्थान और एमपी का उदाहरण हमने देखा, बीजेपी को परसेंटेज और वोट ज्यादा मिले और सीटें मिली कम। यहाँ पर निश्चित अनुपात में ही क्या मिलेंगी? सीटें मिलेंगी। जितना परसेंटेज और वोट होगा, सीटों का रेशियो भी उतना ही होना है। वोटों में बहुमत जरूरी है, इधर बहुमत जरूरी नहीं है। आपको 50+1% का रेशियो कभी भी पूरा करना अनिवार्य नहीं है। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली में न्यूनतम या अधिकतम का कोई रेशियो है ही नहीं। बस अपने निकटतम पड़ोसी से आपको आगे निकलना है। ये पद्धति ब्रिटेन और भारत में है, ये नीदर और इजराइल में है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें यदि भारत की लोकसभा की बात करें तो 552 अधिकतम सीटें हैं। भारत की लोकसभा में 552 अधिकतम क्या है? सीटें हैं। इसमें से 543 पर वर्तमान में क्या हो रहा है? निर्वाचन हो रहा है। क्या हो रहा है? निर्वाचन। भारत की लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। 552 सीटें अधिकतम है, 543 में वर्तमान में निर्वाचन हो रहा है। 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, जो किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं।
और ये ढांचा आपको समझ में आना चाहिए। इसमें भी अगर हम देखें तो बहुत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी डिवाइडेशन है, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में 543 निर्वाचन क्षेत्र अभी बनाए गए हैं, क्योंकि इनका चुनाव तो होता ही नहीं है। ये सदस्य कहां से आते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होकर आते हैं। यानी कि भारत के चुनावी क्षेत्र को लोकसभा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 543 भागों में बांटा गया है।